हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुवर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी स्ट्रीम चैनल पर। स्टूडेंट्स, लगातार आप सभी लोगों को शाम 7 बजे क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन की क्लास जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है। और मैंने अभी तक आप लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर के सॉल्यूशन के अंतर्गत 4 सेटों को संपूर्ण रूप से हल करा दिया है। ठीक है ना। मैंने 2021 का पहला सेट आपको सॉल्व करा दिया है पूरा 2022 का पहला सेट, 2022 का दूसरा सेट, तीसरा सेट, और आज हम 2022 का चौथा सेट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका अनसॉल्व पेपर, आपके पास किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर अगर है तो उसमें आप 2022 का सेट खोल लीजिएगा, सेट नंबर 4, और इस सेट नंबर 4 का जो कोड है वो आपका है FI। ठीक, 2022 का सेट नंबर 4 जिसका कोड है FI, इस कोड को ओपन कर लीजिएगा और आज हम इसी प्रश्न पत्र को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, जितने ज़्यादा आप अनसॉल्व पेपर हल करोगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज जो है बढ़ेगा और बोर्ड एग्जाम में उतनी ज़्यादा आपको सरलता मिलेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप अनसॉल्व पेपर के 3 या 4 सेटों को हल करने के बाद 5वां सेट जब उठाओगे तो खुद देख लीजिएगा कि आपको पेपर कितना ज़्यादा सरल लगेगा। लेकिन जब कुछ करोगे ही नहीं तो फिर आपको पेपर जो है कठिन लगने लगेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अनसॉल्व ज़रूर सॉल्व करो, ठीक है ना। तो चलिए, बिना समय को लॉस किए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दिया गया निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहले का पार्ट आपको पता है कि पहले बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो पहले के का पार्ट में दिया गया है कि एक फलन दिया गया है, ठीक, एफ सच दैट रियल टू रियल का मतलब जो है जो भी फलन दिया गया है उसका प्रांत भी एक वास्तविक संख्या से आएगा और सह प्रांत भी एक वास्तविक संख्या से आएगा। fx यहाँ पर फलन दिया गया है, कितना दिया गया है 3x। ये तो मैंने एक बार क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराया है। इसमें बोला गया है कि द्वारा परिभाषित है सही उत्तर का चयन कीजिए। फलन एकाकी आच्छादक है, इसको चेक करेंगे सबसे पहले। अगर हमें एकाकी चेक करना होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर एकाकी चेक करना होता है तो इनके हम फलन की वैल्यू को क्या करते हैं, दिखाते हैं इक्वल, और यदि इनके अवयव बराबर आ जाते हैं यानी fx1 बराबर fx2 दिखाते हैं और x1 बराबर x2 निकल के आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो फलन है वो आपका एकाकी है। तो fx बराबर 3x था तो fx1 कितना हो जाएगा 3x1, fx2 कितना हो जाएगा 3x2, 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे तो x1 बराबर x2 आ गया। फलन की वैल्यू इक्वल दिखाने पर उनके अवयव अगर आ जाते हैं आपस में बराबर तो हम कहते हैं कि जो फलन है वो हमारा क्या है, एकाकी है। तो आप लिखोगे इसलिए f क्या है, एकाकी है, f क्या है, एकाकी है। उसके बाद आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं कि जो fx होता है इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। fx का मान 3x है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो भी फलन की वैल्यू होती है उसको y के बराबर मानते हैं और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान पता करते हैं। x का जो मान आता है उसको कहाँ पर रखते हैं, पुनः जो है फलन में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर आपका कितना था भाई, 3x था। x का मान रख देंगे यहाँ पर y/3, 3 स्क्वायर x के स्तंभ y/3, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, y आ गया। आप देख पा रहे हो कि fy/3 की वैल्यू y आएगी। इसका मतलब ये है कि जो सह प्रांत है, सह प्रांत में ऐसा अवयव जरूर है जो कि प्रतिबिंब अवयव है, किसका भाई, प्रांत का, तभी ये कंडीशन आपको मिली हुई, ठीक है। सह प्रांत भी वास्तविक संख्या से और प्रांत भी वास्तविक संख्या से, तो सह प्रांत में ऐसा वास्तविक संख्या जरूर है जो कि प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब है। ये कंडीशन ये चीज़ सोच करती है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो फलन है आपका, ये क्या है, आपका आच्छादक भी है। फलन क्या है, आच्छादक भी है। अच्छा, ऑप्शन में दिया गया कि फलन एकाकी है, आच्छादक है, बस यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुपद आच्छादक है न, फलन एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है। फलन ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, फलन एकाकी और आच्छादक दोनों है। चलिए बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए खा पार्ट की ओर। खा पार्ट में क्या बोला जा रहा है, पहले के खा पार्ट में ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत मुख्य मान वाला क्वेश्चन है। अगर आपको शाखा पता है, ठीक है, शाखा का मतलब परिसर अगर आपको पता है तो मुख्य मान निकालना बहुत आसान होता है। कॉस इनवर्स x की जो मुख्य शाखा होती है 0 to पाई होती है, ठीक है ना। मतलब मुख्य मान निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 और पाई के मध्य आनी चाहिए,
कहने का मतलब ये या तो जीरो है तो पाई आए, ठीक है। ये आपका जो अंतराल होता है, इस अंतराल का मतलब यही होता है। खुले अंतराल में ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं होती। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो यहाँ पर देखिए 7π/6 लिखा, अगर हम चाहे तो सूत्र लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा के बराबर होता है, तो 7π/6 लिख देंगे। लेकिन 7π/6 को अगर हल करेंगे हम, 7π/6, 7 इंटू पाई का मान 180/6, 6 3 18, ये कितनी आ जाएगा बताइए, 210 आएगा। क्या 210 इस रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसका मुख्य मान हो ही नहीं सकता है कि हम कॉस इनवर्स कॉस थीटा वाला सूत्र लगा दे तो थीटा बराबर 7π/6 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इस रेंज में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रेंज में लाने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस का 5π/6। इसको हल कीजिए आप, 6 दूनी 12, 12 से 5 पाई जाएगा, 7π/6 ही आएगा। और कॉस 360 माइनस थीटा ये बदलता नहीं, मतलब इस चीज़ को ऐसा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ा देखिए कम हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा की अगर बात करें, 360 कभी बदलता नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा। 360 माइनस का मतलब हम चौथे चतुर्थांश में है, और चौथा चतुर्थांश में कॉस सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। थीटा के स्थान पर 5π/6। अब जो 5π/6 है वो आपका इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है, तो ये मुख्य मान हो जाएगा। अब लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा के बराबर होता है, तो थीटा के स्थान पर कितना है 5π/6। ये वैल्यू बिलोंग कर रही 0 से पाई के अंतर्गत, इसलिए इसका जो मुख्य मान होगा वो 5π/6 होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सेकंड, वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। गा पार्ट में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है y = 2x² प्लस का 3 sin x, और बोला जा रहा है कि x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी। अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हमें dy/dx = मिल जाएगा 4x प्लस का 3, और sin x का अवकलन कितना होता है भाई, cos x। देखिए x² का अवकलन कितना होता है 2x, 2x का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस 3 sin x का अवकलन cos x होता है, cos x लिख दिया। लेकिन जो प्रवणता आपको निकालनी है भाई, वो x बराबर 0 पर निकालनी है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 × 0 प्लस 3 cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें 3 मिल गई, लेकिन जो dy/dx की वैल्यू होती है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होती है, अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होती है वो -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 आई है, तो -1/3 जो हो जाएगी वो अभिलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगी। आप सभी लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेरी बातें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट में हमें करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं घा पाठ की ओर। घा पाठ में एक अवकल समीकरण दी गई है, ये हमेशा क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में आ रहा है। 2x² d2y/dx² माइनस का 3dy/dx और प्लस का y = 0। बोला जा रहा है कि कोटि है, एक अवकल समीकरण दी गई कोटि। अधिकतम अवकलज कितनी बार इसमें हुआ है, d2y/dx² 2 बार हुआ है, तो जो इसकी कोटि निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर में 2 जहाँ पर हो वही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमें एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं भाई, वो क्लास को अंत तक देखिए, उनको बहुत सारा देखिए ज्ञान मिलने वाला है, और समय दोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगा, भागोगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है अंगा पाठ। ठीक, अंगा पाठ में दिया गया है समाकलन ऑफ 1 to √3 लिमिट दी गई है, और dx अपान में कितना दिया गया है 1/1 + x²। 1/1 + x² का जो समाकलन होता है वो tan 1x होता है, सभी को पता है। लिख देंगे भाई tan 1x। लिमिट कितनी दी गई 1 to √3। पहले x के स्थान पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे √3, फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा tan 1 √3 को लिख सकते हैं हम tan √3। tan कितने का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान, यानी π/3 लिख सकते हैं इसको, माइनस tan 1
1 कितने का मान होता है, tan π/4 यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू। अब tan इनवर्स tan थीटा थीटा के बराबर होता है, थीटा के स्थान पर π/3 और यहाँ पर थीटा के स्थान पर π/4। इसको हल करेंगे 4 पाई माइनस 3 कम 3 पाई अपान में 4 3 12, 4 पाई से 3 पाई जाएगा 1 पाई और बटे में 12। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा π/12। ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर दूसरे के का पार्ट की ओर। तो दूसरा प्रश्न है और इसका का पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि जो एक फलन है f(x) = 5x माइनस कितना है 3 है और दिया गया कि x बराबर 0 पर क्या सतत है, ये जांच कीजिए। सततता चेक करने के लिए सभी को पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस लिमिट पर फलन की वैल्यू निकालते हैं, उस लिमिट पर हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं तो उस दी गई लिमिट पर फलन हमारा सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, फलन की वैल्यू निकालेंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 5 × 0 - 3 कितना आ जाएगा -3। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यानी 0 से हल्की वैल्यू के लिए, हल्की कम वैल्यू के लिए f(x) की वैल्यू कितनी दी गई, 5x - 3। जैसे यहाँ पर x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो आपको -3 मिलेगा। RHL निकालोगे यानी राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, यानी 0 से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए फलन आपका यही रहेगा, फलन दूसरा नहीं है। तो 5 × 0 - 3 यानी कितना आ जाएगा -3। आप कहोगे चूंकि फलन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट आई है वो तीनों वैल्यू आपस में बराबर आई हैं, इस वजह से x बराबर 0 पर फलन क्या होगा भाई, कंटिन्यूअस होगा यानी सतत होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं दूसरे के खा पार्ट की ओर। इसको थोड़ा सा रफ करेंगे भाई हम। अगर देखिए लगातार आप अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन की क्लासें हमसे ले रहे हैं तो आपको अभी आने वाले समय में देखना ये पेपर कितना हलवा लगने लगेगा। देखिए खा पार्ट में क्या दिया गया है, आपको समाकलन करना है। समाकलन दिया गया है cosec x है ना, और ब्रैकेट के अंदर दिया गया है cosec x प्लस cot x। हमें इसका क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x समाकलन करना है। वेरी सिंपल, केवल फार्मूला आना जरूरी है बस इसमें, इसीलिए कहते हैं कि समाकलन के सारे फार्मूले आपको आना चाहिए। cosec स्क्वायर x, cosec x का गुणा हो जाएगा cosec स्क्वायर x हो जाएगा dx। इसका समाकलन अलग कर लेंगे और cosec x का गुणा cot x से कर लेंगे तो ये cos x इंटू में cot x हो जाएगा और dx। cosec स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा माइनस का cot x और cosec x इंटू cot x का समाकलन हो जाएगा माइनस का cosec x और प्लस का c। बस ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सूत्र आता होगा तो तुरंत आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। चलिए खा पार्ट भी होता है, गा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। गा पार्ट में दिया गया है यदि a = एक आव्यूह दिया गया आपको 0 - 1 0 2 और b = आपको एक आव्यूह दिया गया है 3 5 0 0। ये बोला जा रहा है तो ए बी यानी दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन निकालिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए। 0 - 1 0 2 मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, 3 5 0 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आंसर निकालते हैं। रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 का गुणा 0 -1 0 का गुणा 0। इसी प्रकार पहली रो का दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 0 -1 0 का गुणा 0। अब पहली रो का दोनों कॉलम से हो गया, फिर हम दूसरी रो का दोनों कॉलम से करेंगे। 0 3 का मल्टीप्लाई 0, 2 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 5 का मल्टीप्लाई 0, 2 0 का मल्टीप्लाई 0। मतलब ये आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगा, शून्य आव्यूह मिलेगा। और शून्य आव्यूह की वैल्यू कितनी होती है भाई, शून्य होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0। ओके, चलिए दूसरे के तीनों पार्ट सॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे के घा पार्ट की ओर यानी चौथे क्वेश्चन की ओर। इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर भाई। दूसरे के घा पार्ट को देखते हैं भाई। इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार एक नंबर में रिपीट होते हैं तो इनका फार्मूला भी याद रखिएगा। दो घटनाएं हैं ई और एफ। इस प्रकार की घटनाएं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, घटना ई के घटित होने की जो प्रायिकता है वो 0.6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब 3 है आपकी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मान आपको 0.2 दिया गया है।
तो बोला जा रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का मान निकालिए। मतलब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी हो, ठीक है ना। घटना ई आपकी घटित हो चुकी हो, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी हो, इसका मतलब ये होता है। और इसका फार्मूला आपने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ई अपॉन एफ का मान निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मान आपका दिया गया है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान दिया गया है 0.3। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फार्मूले में आवश्यकता नहीं तो ज़रूरत नहीं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। बताइए, केवल एक फार्मूले को आना था, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अंगा पार्ट की ओर। अंगा पार्ट में देखिए मुख्य मान ही आपको निकालना है। दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। बस केवल मुख्य मान सबका अलग अलग निकाल लीजिए बस। देखिए ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 के स्थान पर tan π/4 लिखा जा सकता है। तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के बराबर यानी π/4 हो जाएगा। और tan इनवर्स की रेंज खुले अंतराल में -π/2 से π/2 होती है, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होती है। तो ये π/4 यानी 45 डिग्री उसके रेंज में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो खुले अंतराल में -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करती है, इसलिए ये आंसर आपका होगा। तो ये मैंने tan इनवर्स 1 को केवल सॉल्व किया है। इसी प्रकार हम cos इनवर्स -1/2 को सॉल्व करेंगे। तो cos इनवर्स माइनस cos 1/2 cos कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, जिसको हम π/3 लिख सकते हैं। ठीक, और इसको लिखेंगे हम cos इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, cos π माइनस π/3। आप सभी लोगों को सूत्र पता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में होता है, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो अगर माइनस कॉस थीटा तो इसको cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे हम, cos इनवर्स cos 3π माइनस पाई यानी 2π/3। अब cos इनवर्स cos थीटा, थीटा के बराबर होता है 2π/3। cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो आपकी बंद अंतर्गत 0 से π होती है, मतलब पाई होती है 0 से 180 डिग्री के बीच। तो यहाँ पर 2π/3 को हल करोगे, 3 6 18, 180 होता है पाई का मान, तो 6 दूनी 12 यानी 120 आएगा, जो कि इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है, यानी मुख्य मान ये भी आपका सही है। इसी प्रकार हम साइन इनवर्स की निकालेंगे। इसी प्रकार जो तीसरा दिया था साइन इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन 1/2। साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, जिसको हम π/6 लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि माइनस साइन थीटा जो होता है साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, यानी साइन माइनस π/6 के बराबर हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के बराबर होता है, थीटा के स्थान पर -π/6। जब साइन इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2, उस रेंज के अंतर्गत आपका माइनस का π/6 आ रहा है, मतलब ये आंसर भी आपका सही। तो इस प्रकार तीनों का मैंने मुख्य मान निकाल लिया। tan इनवर्स 1 का मुख्य मान आया था π/4, वो रख दिया समीकरण में। cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना आया है, 2π/3, तो मैंने रख दिया प्लस का 2π/3। और साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना है, माइनस का π/6। बस इसी को हल कर लेना है। हल करना आप सभी लोग जानते हो। देखिए 3π हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8π हो जाएगा, और नीचे 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस π/6। इसको हल कर लेते हैं। 8 3 कितना हो जाएगा, 11π, और बटे में 12 माइनस 2π बटे में 12 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया, हर बराबर हो गए। एक हल लेंगे 12, और 11π से 2π जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9π। इसको हल करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, आंसर आ जाएगा 3π बटे में 4। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चनों में कोई विशेष दम नहीं है। चलिए आगे रफ करते हैं, थोड़ा सा आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्लासें मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तबीयत अस्वस्थ रहती है, फिर भी मैं क्लासें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। बस आप लोग रुचि नहीं दिखाते हो पढ़ने में, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग रुचि दिखाइए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड पेपर है। मेरा कोई बोर्ड पेपर नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपका तो बोर्ड पेपर है, आपको तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है भाई, है ना। हमसे आप दोगुनी मेहनत करोगे तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हो। और हमारे
जितनी मेहनत आप नहीं कर सकते हो तब भी आपके लिए बेकार है, ठीक। क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे बोर्ड पेपर नहीं देना, बोर्ड पेपर आपको देना है, और मुझे अगर आपको नंबर दिलाना है तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए तीसरे पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे के का पार्ट को देखते हैं। दिया गया है कि समाकलन कीजिए dx अपान में x² माइनस 6x प्लस का 13 दिया गया है। dx अपान इस द्विघात समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, x² माइनस 6x, 13 को तोड़ लो 9 में और माइनस किस में भाई 9 प्लस 4 में तोड़ लीजिए, ये होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा। i इक्वल टू डी एक्स अपान x माइनस 6x प्लस 9, ये होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 4 को ले सकते हो 2 का स्क्वायर। अब आप अगर यदि मान लो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर t, तो dx बराबर आपको कितना मिल जाएगा dt। i इक्वल टू आपका हो जाएगा dt अपान में t स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। अब आपका ये सूत्र बन गया 1/x² प्लस a स्क्वायर, जिसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, x के स्थान पर t और a के स्थान पर आपका 2 है तो 2 रख दिया। ये आपको मिल गया 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी आपने मानी x माइनस 3 बाई 2 है तो 2 लिख दिया और प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे का खा पार्ट। तो तीसरे के खा पार्ट में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 3 सदिश दिए गए हैं। एक वेक्टर a की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। एक वेक्टर b की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है माइनस i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। एक वेक्टर c की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है 3i कैप, ठीक है, माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का पालन होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों सदिशों का हम परिमाण निकाल लेते हैं। मॉड वेक्टर ए का मान निकालेंगे, परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगाते हैं। आई के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, जे के गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये अंडर रूट 6 आ जाएगा। इसी प्रकार मॉड वेक्टर बी निकालेंगे, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 9 34, 34 एक कितना हो जाएगा अंडर रूट 35। फिर मॉड वेक्टर सी निकालेंगे, यानी वेक्टर सी का परिमाण निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और 32 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 41। अब आप देखो यहाँ पर अगर इस संख्या का वर्ग देखिए, आप लिखोगे वेक्टर मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर जो है वो मॉड वेक्टर बी के स्क्वायर और मॉड वेक्टर ए के स्क्वायर के बराबर है। एक भुजा का वर्ग जो है, बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अंडर रूट 41 का वर्ग करोगे 41 आएगा, अंडर रूट 35 का वर्ग करोगे 35 आएगा, अंडर रूट 6 का वर्ग 6 आएगा, 35 6 41। तो दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अन्य तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर है। अतः यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। इसलिए जो त्रिभुज ABC है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज होगा। ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं थी, ठीक है। सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था तो ये सिद्ध हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गा पार्ट। गा पार्ट देखिए थोड़ा सा आया 2 नंबर में है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड भी है। y इक्वल टू दिया गया है e की पावर x और दिया गया है a cos x प्लस b sin x। देखिए किसी अवकल समीकरण को अगर हल करना है हमें तो इसमें से जो अचर पद होते हैं वो हटाने होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अचर पद हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, जितने अचर पद हो उतनी बार इसका अवकलन करो, बस अचर पद ऑटोमेटिक हटेंगे, ठीक, उससे ज़्यादा बार ना करो। देखिए e की पावर x है, इसको इधर लाओगे तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए e की पावर x आएगा बटे में, ऊपर जाएगा e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। इसको आप ऊपर वाले को एक समीकरण मानो, अवकलन करो x के रिस्पेक्ट में। देखिए y छूटेगा, ठीक है, थोड़ा रफ करना पड़ेगा, अगर जगह थोड़ा कम पड़ जाएगी वैसे फिलहाल। चलिए करते हैं इसी में, y छूटा, e की पावर x का अवकलन हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स
प्लस ई की पावर माइनस एक्स छूटेगा, वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ए कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और बी साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा भाई। अगर रफ नहीं करेंगे तो इधर लिखते नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। देखते रहिए, सवाल बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया है और रिपीट हो गया तो क्या करोगे। इसमें पहले क्या करना है, ई की पावर एक्स को इधर भेजना है, उसके बाद अवकलन करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू में वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस ई की पावर एक्स, और ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स हो गया और प्लस बी कॉस एक्स हो गया। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे भाई, अवकलन करेंगे हम। अवकलन करने पर पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर तो आप देख सकते हो माइनस ई की पावर माइनस एक्स छूटा, वाई क्या किया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और उसके बाद प्लस का हमारा वाई छूटा, ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो देखिए माइनस ई की पावर माइनस एक्स अगेन आएगा, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स बचेगा, प्लस इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, ई की पावर एक्स छूटा, डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, प्लस लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स छूटेगा, और ई की पावर एक्स का जब हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा गलती हुई है क्या, ई की पावर यहाँ पर माइनस एक्स है, ठीक, ई की पावर माइनस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स छूटा, ई की पावर माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस आगे चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का अगेन करोगे माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस ए साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा भाई, ए छूटा माइनस ए, साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस वाला चिन्ह हो जाएगा माइनस। अब देखिए वैल्यू रखेंगे, देखिए कैसे, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर। और अगर देखिए यहाँ पर माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर भी ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, ये 2 टाइम्स है। देखिए ये चीज़ 2 टाइम्स है, और माइनस करके तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है, और प्लस वाई इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, ये आपका बच गया, नोट कर लिया। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो ए कॉस एक्स है ना, और प्लस बी साइन एक्स हो गया। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आप देख सकते थे कि समीकरण 1 में y इंटू ई की पावर माइनस एक्स के बराबर है। इन तीनों में ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया गया, प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस, ये किसके बराबर है, इस समीकरण में देखिए आप y इंटू में ई की पावर माइनस एक्स के बराबर है। ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये अवकल समीकरण निकल के आ गई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का वाई, ये माइनस का वाई इधर आएगा, एक और वाई हो जाएगा, प्लस वाई कितना हो जाएगा, प्लस का 2y इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण ऐसी है जिसमें कहीं पर भी स्वैच्छ अचर नहीं रह गया, इसीलिए ये आपकी एक अवकल समीकरण हो गई। हमें अवकल समीकरण प्राप्त करना था, जो कि प्राप्त हो चुकी। 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन गजब का क्वेश्चन था। इसका एक लास्ट पार्ट और बचता है आपका, चलिए देखते हैं। इसका एक घा पार्ट बचता है, जो कि आप सभी लोग खुद ही करोगे। हमें करना है अवकलन y इक्वल टू, अवकलन किसका करना है, log x की पावर cos x का करना है। मैंने हजारों बार बताया कि जब फलन की पावर फलन होता है और हमें अवकलन करना होता है, तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं भाई, log लेते हैं। तो लेंगे log लेने पर, एक बार log है फिर भी लेंगे log लेने पर, तो log लेने पर log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा भैया log y, और पावर आगे आ जाएगी cos x, ये हो जाएगा log इनटू में भाई log x, और फिर y फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, log y का 1/y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखिए cos x छूटा, log x का करोगे तो 1/log x हो जाएगा, और log x का अगेन करोगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस आपका log x छूट जाएगा, और cos x का करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। y को उधर पक्षांतर कर देना, y का मान रख देना जो आपने माना है, ठीक है, बस इसका अवकलन हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों को बार बार बताते हुए अच्छा नहीं लगता है, अवकलन आप सभी लोग कर सकते हो। जब भी फलन की पावर फलन होता है तो log लेकर के फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है बस, ठीक है ना। तबीयत देखिए अस्वस्थ है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इतनी क्लास बनाई,
आगे की क्लास में प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए संख्या में आप सभी लोग जुड़ा करें, हमें काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, और जब आप लोग सोचो कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।